हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के जो शेष बचे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे पहले का पार्ट अगर आप ना देखे हो तो उन्हें देख लीजिए, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए अब हम शेष बचे क्वेश्चनों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें बोला है दो बिंदु आवेश QA इक्वल 3 माइक्रोकुलाम तथा QB इक्वल -3 माइक्रोकुलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। इस क्वेश्चन में दो खंड दिए हैं। पहले खंड में बोला है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना है। तो पहले हम पहले खंड को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरे खंड को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर उससे पहले हम क्या करते हैं कि इन मानों को लिख देते हैं। जो मान दिया हुआ है पहला ये QA यहाँ पर यानी कि बिंदु A पर जो आवेश होगा इसका मान दिया है 3 माइक्रोकुलाम। आप चाहें तो इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। 3 माइक्रोकुलाम इसका मतलब हो गया 3 × 10⁻⁻6 कुलाम हो जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पर QB दिया हुआ है, ये दिया -3 माइक्रोकुलाम, इसको भी लिख देते हैं। इसे भी थोड़ा सॉल्व करके लिख देंगे तो ये हो जाएगा -3 × 10⁻⁻6 कुलाम हो गया। इनके बीच की दूरी बोला है कि इनके बीच की जो दूरी होगी ये 20 सेंटीमीटर है, यानी कि बिंदु A और B दोनों के बीच की जो दूरी दी हुई है ये है 20 सेंटीमीटर। अब आगे यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में बोला हुआ है पहले खंड में कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो सबसे पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं जिससे कि आसानी से हम क्वेश्चन को समझ सकें। यहाँ पर क्या करते हैं कि AB ये दोनों बिंदु बना लेते हैं, यहाँ प्रदर्शित कर देते हैं। यहाँ पर एक बिंदु A है और दूसरा इन्हीं के एक शीर्ष पर बिंदु A मान लेंगे और दूसरे शीर्ष पर बिंदु B मान लेंगे। यहाँ पर लिख दीजिए A हो गया और ये दूसरे शीर्ष पर B हो गया। बोला है कि इनके मध्य बिंदु यहाँ पर कहीं मान लेते हैं कि AB को मिलाने वाली जो रेखा होगी इसका मध्य बिंदु O है। यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है और उसके बाद हम फिर क्या करते हैं कि यहाँ पर आवेशों को प्रदर्शित कर देते हैं कि ये बोला है 3 माइक्रोकुलाम, यानी कि बिंदु A पर 3 माइक्रोकुलाम आवेश रखा हुआ है। इसी टाइप से यहाँ पर अगर हम QB की बात करें तो यहाँ पर दिया -3 माइक्रोकुलाम, यानी कि बिंदु B पर -3 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा हुआ है, जिसके कारण हमें बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा, इनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर दी है तो आधी दूरी ये जो होगी ये हो जाएगी हमारी 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर इसको भी ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो A से O की दूरी होगी ये 10 सेंटीमीटर होगी। इसी टाइप से O से B की जो दूरी होगी ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगी पूरी दूरी, क्योंकि 20 सेंटीमीटर दूरी थी तो 10 इधर और 10 इधर हो गया। अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा। फिर अगर अभी हम चाहें तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। अगर आप मीटर में चेंज करते हो इसको तो ये मिल जाएगा हमको 0.1 मीटर मिल जाएगा। यहाँ भी इसका वैल्यू हो जाएगा 0.1 मीटर। आप चाहें तो इसको 10 के पावर के रूप में भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे हम रहने देते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक करके जो इन बिंदुओं पर आवेश रखे हुए हैं इनके कारण बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर 3 माइक्रोकुलाम के कारण O पर विद्युत क्षेत्र। अब इसका फार्मूला आपको मालूम ही है कि क्या होता है। यहाँ पर हम इसको दिखा देते हैं, वेक्टर EA से प्रदर्शित कर देते हैं। EA से क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि हम बिंदु A पर जो स्थित आवेश होगा उसके कारण बिंदुओं पर तीव्रता मालूम कर रहे हैं। तो यहाँ पर EA बराबर होता है, फार्मूला हमको मालूम ही है, आप पढ़े ही हैं कि 1/4πε0, जिसका वैल्यू 9 × 10⁻9 होता है। तो यहाँ पर सीधे हम वैल्यू लिख देते हैं। उसके बाद Q/R स्क्वायर होता है, यानी कि बिंदु से आवेश से बिंदु की दूरी। तो यहाँ पर Q यानी कि आवेश का परिमाण, यानी QA जो दिया था ये था हमारा 3 × 10⁻6 था, -6 था, तो इसको हम लिख देंगे तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻6 और बटे उनके आवेश से जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना उसकी दूरी होती है। तो ये दूरी है हमारी 0.1 मीटर। यहाँ पर लिख देंगे 0. ये हो जाएगा 1 मीटर। अब इसके बाद इसका स्क्वायर होता है तो यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं। आगे इसको हम सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा ये हमारा EA का वैल्यू होगा, यानी कि बिंदु A पर स्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा,
काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से देखिएगा। यहाँ से ये हो गया हमारा वेक्टर ई है। वेक्टर क्यों लगा दिए? क्योंकि ये सदिश राशि होती है, हमें यहाँ पर दिशा का भी मतलब होगा। तो ये हो गया। यहाँ पर देखें अगर तो ये हो जाएगा, गुणा कर देंगे, 9 का गुणा 3 में होगा, ये हो जाएगा हमारा 27 और उसके बाद 10 के पावर में। अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर +9 है और उसके बाद -6 है, यहाँ से 10 के पावर ये बचेगा 3। और उसके बाद अगर हर की बात करें तो इसके हर में था 0.1 का स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये मिल जाएगा हमको 0.01 मिल जाएगा। इतना 0.1 का गुणा जब 0.1 में होगा तो 0.01 हमको मिलेगा, जिसे हम लिख सकते हैं 10 के पावर -2 और इसको ऊपर लाएंगे तो ये +2 हो जाएगा। फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हम सीधा और थोड़ी जल्दी हम सॉल्व कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर हम सॉल्व जब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 27 × 10 के पावर, जैसा कि यहाँ बोले हम, इसका मतलब 10 के पावर -2 है, इसको ऊपर लाएंगे तो +2 हो जाएगा और +2 और यहाँ पर +3 है, कुल मिला के ये 10 के पावर +5 हो जाएगा। ई विद्युत क्षेत्र मालूम कर रहे हैं और इसका मात्रक होता है न्यूटन बाई कूलाम। ये तो हमारा ई का मान हो गया, यानी कि बिंदु ए पर स्थित जो आवेश था उसके कारण ओ पर विद्युत क्षेत्र हो गया। अब इसी टाइप से जो बिंदु बी पर स्थित आवेश होगा इसके कारण हम बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, चलिए हम कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी होगा। यहाँ से ये लिख देंगे हम, यहाँ पे लिख देते हैं कि बिंदु फिर यहाँ पर बस थोड़ा सा अंतर है दोनों में, यहाँ पर अभी हम चेंज कर दे रहे हैं, लिख देंगे -3 माइक्रोकूलाम के कारण ओ पर विद्युत क्षेत्र। अब यहाँ पर इसके कारण जो बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र होगा इसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम लिख देंगे, वहाँ पर हम ई से लिखे थे, यहाँ पर हम लिख देंगे ई बी से लिख देंगे, क्योंकि ये बिंदु बी पर स्थित जो आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र है। तो ई बी बराबर फिर हो जाएगा हमारा फार्मूला 1/4πε0, जिसके जगह पे 9 × 10 के पावर 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्यू होता है, जिसका वैल्यू यहाँ पर हमें दिया हुआ है, बिंदु बी पर स्थित आवेश के लिए मालूम कर रहे हैं और इसका मान है -3 × 10 टू द पावर -6 कूलाम बटे उनके बीच की दूरी, यानी कि आवेश से बिंदु की दूरी। तो ये दूरी है 0.1 मीटर। यहाँ पे लिख देंगे 0. ये हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे। आगे फिर इसको हम सॉल्व करते हैं तो अंक वही है, बस थोड़ा सा दोनों में अंतर है कि यहाँ प्लस में था, ये माइनस में हो जाएगा, बाकी सारे वैल्यू वही होंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख देते हैं -27 और इंटू 10 टू द पावर जो हमको मिला था, ये मिला था सॉल्व करने पर 5, तो यहाँ पर भी सॉल्व करने पर 5 भी मिलेगा, क्योंकि वैल्यू सारे वही हैं। मात्रक न्यूटन बाई कूलाम हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप दिशाएं देखें तो दोनों की दिशा, ये ई हमें प्लस में मिला है जबकि ई बी माइनस में मिला है, इसका मतलब बाकी परिमाण दोनों का समान है, इसका मतलब दोनों की दिशाएं जो हैं वो विपरीत होंगी। यहाँ पर आप प्रदर्शित भी कर सकते हो कि यहाँ पर धनात्मक आवेश के कारण यहाँ पर किसी बिंदु पर जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो आवेश और बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ये बाहर की तरफ होती है, यानी कि जो इसकी दिशा होगी ये यहाँ पर बाहर की तरफ हो जाएगी। बिंदु आवेश और बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की तरफ हो जाएगी। ये किसकी दिशा हुई? ये दिशा हो जाएगी ई की दिशा हो जाएगी। इसी टाइप से हम क्या करेंगे कि बिंदु बी पर जो स्थित आवेश है इसके कारण जब ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे, इसकी दिशा मालूम करेंगे, तो इसकी दिशा क्या होगी कि ये आवेश और बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश अंदर की तरफ होगी, यानी कि ये फिर किसकी दिशा हो जाएगी? ये जो दूसरी दिशा होगी ये ई बी की दिशा हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ई ए और ई बी दोनों समान दिशा में है, और जब ये दोनों समान दिशा में है तो इनका जो परिणामी होगा दोनों के योग के बराबर होगा। लिख देंगे यहाँ पर कि बिंदु, यहाँ पर लिख देंगे ऐसे कि बिंदु ओ पर परिणामी विद्युत
चलिए लिख देते हैं आराम से, बिंदु ओ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। अब यहाँ पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा इसको हम वेक्टर ई से दिखा देते हैं। तो यहाँ पर ये ई बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ से आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं, दोनों समान दिशा में तो दोनों का योग हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे कि वेक्टर ई ए प्लस दूसरा जो है ये हमारा हो जाएगा वेक्टर ई बी हो जाएगा। अब यहाँ से दोनों का हम मान रख देते हैं। दोनों का मान, पहले का मान है ये हमारा 27 × 10⁵ और उसके बाद फिर प्लस ई बी है जो इसका वैल्यू है, यहाँ पर माइनस है, माइनस से में कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहा था। तो ये भी हो जाएगा 27 × 10⁵, ये हो जाएगा 5। आगे इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा, यहाँ से अब हम इसको जब सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ई बराबर, यहाँ से देखें तो 10⁵ 27 बार यहाँ पर है और 27 बार दूसरी जगह पर प्लस करके लिखा हुआ है, यानी कि कुल मिला के ये हो जाएगा 54 यानी कि 54 × 10⁵ हो जाएगा। आप चाहे तो इसको मानक रूप में लिख लें। अगर इसे मानक रूप में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 5.4, यहाँ पर 0.1 अंक बाईं तरफ आया तो यहाँ पर पावर जो होगा ये प्लस में बढ़ेगा, तो ये 10⁵ था, यहाँ से 6 हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी तो इसका मात्रक लिख देते हैं, इसका मात्रक होगा N/कूलाम। ये तो हमारा पहले खंड का आंसर हो गया। अब आगे हम दूसरा खंड भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा बी वाला है इसको हम देख लेते हैं कि बी वाले में क्या बोला हुआ है। अगर हम यहाँ पर खंड बी की बात करें तो यहाँ पर खंड बी में बोला है कि यदि 1.5 × 10⁻⁹ कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रख दिया जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। अब यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे, आप चाहे तो इसका वैल्यू एक बार लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दें थोड़ा सही रहेगा। क्यू बराबर ये दिया हुआ है 1.5 × 10⁻, ये दिया -9 कूलाम दिया हुआ है। और उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पहले मालूम ही है। अब बोला है कि यहाँ इस पर जो बिंदु ओ पर रखा आवेश होगा इस पर लगने वाला बल कितना होगा। तो यहाँ पे चाहे तो आप एक लाइन लैंग्वेज लिख सकते हैं, यानी कि हिंदी लिख सकते हैं। लिख देंगे कि क्यू पर यानी क्यू मतलब जो आवेश है क्यू पर लगने वाला बल। अब क्यू पे जो लगने वाला बल होगा इसका जो हम फार्मूला लिखेंगे ये कहाँ से लिखेंगे, आपको मालूम ही होगा कि यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मालूम है, आवेश की मात्रा मालूम है, तो इस पर लगने वाला जो बल होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो डिफिनीशन होता है वहाँ से हम ज्ञात करेंगे। तो वहाँ से अगर हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर एफ बराबर ई इंटू यानी कि वेक्टर ई इंटू क्यू हो जाएगा, क्योंकि ई बराबर होता है F/Q। तो अगर हम F बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा E इंटू क्यू। अब यहाँ से हम सारे मान हमको मालूम है, मानों को रख देंगे। वेक्टर ई अभी ज्ञात किए हैं हम, इसका वैल्यू है 5.4 × 10⁻6 था, 6 को लिख देंगे। उसके बाद इंटू फिर हो जाएगा क्यू, और क्यू का मान हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये मान है 1.5 × 10⁻⁹ अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये गुणा कर देते हैं, 15 का गुणा 4 में हुआ, 15 चौके 60 यानी कि 0 हो जाएगा, 6 हासिल बचेगा, 15 × 5 = 75 और 6 एक मिला के कुल मिला के 81 हो गया। अब यहाँ पर एक अंक बाद यहाँ दशमलव था, एक अंक बाद यहाँ पर दशमलव था, दोनों को बाद लगा देते हैं तो ये होगा 8.10 × 10⁻⁴ की बात करें तो यहाँ पर -9 + 3 +6 है, तो यहाँ से कुल मिला के ये -3 बचेगा। उसके बाद आगे चाहे तो आप इसको सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 8 ही चाहे रहने दीजिए या फिर लिख ही देते हैं, 8.1 हो जाएगा, 0 का कोई मतलब नहीं है, इंटू 10⁻³ हो गया। बल का वैल्यू निकालें और बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो यहाँ पर हम न्यूटन लिख देंगे, मात्रक जरूर लिखिएगा। ये हमारे दूसरे खंड का आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें बोला है किसी निकाय में दो आवेश QA इक्वल 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम तथा QB इक्वल -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम क्रमशः दो बिंदु A दिया है 0,0, -15 सेंटीमीटर तथा B 0,0, +15 सेंटीमीटर पर अवस्थित है। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। यहाँ पर अगर आप बिंदुओं पर फोकस करें तो ये बिंदु जो है ये 3D में दिए हुए हैं, यानी कि त्रिविमीय ज्यामिति का चित्र हमें बनाना होगा, जिसको हम पहले से बना दिए हैं, जिससे कि हमें यहाँ पर टाइम की हमारी बचत हो। अब यहाँ पर ये आप देख ही नहीं कि ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। हमारा जो बिंदु है ये 0,0, -15 सेंटीमीटर और उसके बाद दूसरा 0,0, 15 सेंटीमीटर है। यानी कि जो ये दोनों बिंदु होंगे ये दोनों जेड एक्सिस पे होंगे, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में और दूसरा निगेटिव डायरेक्शन में है। इसलिए यहाँ पर जेड के हम दोनों डायरेक्शनों को दिखा दिए हैं। यहाँ पर जो ये कंटिन्यूअस लाइन है ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये जो हमारा दूसरा लाइन है ये निगेटिव डायरेक्शन है। अब यहाँ पर इन दोनों को हम दिखा देंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो पॉजिटिव डायरेक्शन में ये बिंदु B है और यहाँ पर हम लिख देते हैं बिंदु B, इसका जो निर्देशांक दिया हुआ ये दिया 0,0, 15 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे अगर हम बिंदु A की बात करें तो जो बिंदु A है इसका निर्देशांक दिया है ये निगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि 0,0, -15 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर तो ये दोनों बिंदुओं का निर्देशांक हो गया। यहाँ पर जो दोनों आवेश रखे हुए हैं इनको भी आप लिख सकते हैं। यस, चलिए ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पर हम बगल में इसको लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पे जो दिया हुआ है QA, इनका वैल्यू सबका लिख देते हैं। तो QA इसका वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। और इसी टाइप से अगर हम QB की बात करें तो जो QB है ये है -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम हो जाएगा। इनके अगर हम बीच की दूरी देखें तो 15 सेंटीमीटर, ये ओरिजिन से ऊपर की तरफ है जेड एक्सिस के अनुदिश, और दूसरा जो है हमारा दूसरा आवेश ये -15 सेंटीमीटर की दूरी पर है जेड एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में। इस प्रकार से इनके बीच की जो दूरी हो गई, इनके बीच की दूरी यानी कि जो AB होगा, अभी हम AB जो होगा दोनों के बीच की दूरी होगा, इसको हम 2L से प्रदर्शित करेंगे। हमें क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना, द्विध्रुव आघूर्ण की जो लंबाई होती है उसको हम 2L से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो जाएगा 2L बराबर ये है दिया है 15 सेंटीमीटर और उसके बाद प्लस 15 सेंटीमीटर है। दोनों को अगर हम यहाँ से जोड़ लें तो इनका मान हो जाएगा ये 30 सेंटीमीटर। उसके बाद इसको मीटर में अगर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। आप चाहे तो इसको दशमलव में लिख सकते थे, यानी कि 0.3 मीटर, लेकिन चलिए हम 10 के पावर में लिख दिए, थोड़ा सॉल्व करना आसान होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हमारे क्वेश्चन में क्या क्या बोला था निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो पहले हम निकाय का कुल आवेश ज्ञात कर लेते हैं। लिख देंगे कि निकाय का कुल आवेश। अब यहाँ पर अगर निकाय के आवेश की बात करें तो इस निकाय में केवल दो आवेश हैं, तो हम क्या करेंगे दोनों का ये अधिस राशि होता है आवेश, इसलिए उनका सीधे हम सम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे निकाय के कुल आवेश को Q से दिखा देते हैं। अब ये Q बराबर हो जाएगा यहाँ पर QA और उसके बाद प्लस ये हो जाएगा QB। दोनों का मान रख देते हैं। QA इसका मान है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम था, और उसके बाद प्लस QB इसका मान है -2.5 इंटू 10⁻, ये भी है -7 कूलाम था। यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, दोनों वैल्यू सेम होंगे। यहाँ पर लिख देते हैं 2.5 इंटू 10⁻⁻7 प्लस माइनस हो गया, फिर ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा। दोनों मान समान है, एक में से दूसरा घट रहा है तो इसका मान होगा 0, यानी कि जो निकाय का कुल आवेश होगा ये 0 होगा। अब आगे हम क्या करते हैं, ये तो भी हमारा आधा क्वेश्चन हुआ, अभी आधा बचा हुआ है। यहाँ पर शेष आधे क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आगे बोला हुआ था कि निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, निकाय का
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब यहाँ पर अगर निकाय के हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो इसका फार्मूला आपको मालूम ही है कि इसका जो फार्मूला होता है द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसका जो फार्मूला होता है इसको हम पी से द्विध्रुव आघूर्ण को दिखाते हैं, पी से, तो वेक्टर पी बराबर ये होता है Q इंटू 2L होता है। यानी कि द्विध्रुव जिन आवेशों से मिलकर बना है उनमें से किसी एक आवेश का परिमाण उनके बीच की दूरी होती है। तो किसी एक आवेश का परिमाण लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू दिया है ये हो गया 2.5 इंटू 10⁻, आवेश का वैल्यू -7 था। बीच की दूरी की बात करें तो इनके बीच की दूरी ये हमको मिली थी 30 इंटू 10⁻⁻2 मिला था। अब इनको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 30 का गुणा आप 2.5 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले 0 हम 0 लिख देते हैं, उसके बाद 3 का गुणा 5 में हुआ, ये सीधे 25 दिया, ये 75 हो जाएगा। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा 2 अंकों के बाद दशमलव है, और सॉरी 1 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर हम दशमलव लगा देते हैं। अब आगे अगर हम 10 के पावर की बात करें तो 10 के पावर -7 -2 कुल मिला के ये -9 हो जाएगा। आगे इसको अगर हम मानक रूप में लिखें तो ये हो जाएगा 7.5। एक अंक हम दशमलव को बाईं तरफ लाए हैं तो 10 के पावर एक ये माइनस वाला +1 जुड़ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा -8। यहाँ पर हम वेक्टर P का वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कर रहे हैं, और इसका जो मात्रक होता है ये होता है कूलाम मीटर होता है, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें बोला है 4 इंटू 10⁻⁹ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 इंटू 10⁴ न्यूटन बाई कूलाम परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, सीधे हमारे फार्मूले पे ये बेस है। चलिए हम लगा कर इसको आपको बता देते हैं। यहाँ पर बोला 4 इंटू 10⁻⁹ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि वेक्टर P का वैल्यू दिया, या आप सीधे P परिमाण लिखना चाहो तो आप P लिख सकते हो। ये P का वैल्यू दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻⁹ कूलाम मीटर, ये हो गया हमारा। उसके बाद आगे यहाँ पर आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 इंटू 10⁴ न्यूटन बाई कूलाम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर संरेखित है। यानी कि यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई है, जिसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर यहाँ पर दिया हुआ सबका परिमाण है, तो ये हो गया 5 इंटू 10⁴ न्यूटन बाई कूलाम हो गया। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। और उसके बाद विद्युत क्षेत्र से इस द्विध्रुव का झुकाव दिया हुआ, ये दिया है 30 अंश। फिर आगे हमारे क्वेश्चन में बोला है कि द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, लिख देंगे द्विध्रुव, एक लाइन जरूर लिखिएगा, ये हिंदी लिख देंगे कि द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण परिमाण पूछा था, दिशा से में कोई मतलब नहीं होगा तो लिख देंगे बल आघूर्ण या बल आघूर्ण का परिमाण, ऐसा भी आप लिख सकते हो। इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला आपको याद ही होगा कि द्विध्रुव बलयुग्म आघूर्ण का जो फार्मूला होता है ये होता है टाउ इक्वल PE, यहाँ पे ध्यान देंगे टाउ इक्वल होता है PE साइन थीटा होता है। यहाँ पर थीटा का वैल्यू दिया था इसलिए इस रूप में लिख के, अगर मान लीजिए थीटा का वैल्यू ना दिया होता तो इसको हम वेक्टर के रूप में लिखकर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से इसका मान निकाल लेते हैं। P का मान हमें मालूम है, ये 4 इंटू 10⁻⁹ और इंटू E था, E का वैल्यू है 5 इंटू 10⁴ और उसके बाद फिर इंटू साइन थीटा का मान भी दिया हुआ है, इसका मान दिया 30 अंश दिया हुआ है। आगे इनको अगर हम सॉल्व करते हैं, ये 4 पंचे 20 हो जाएगा, 20 लिख देंगे, और इंटू 10 के पावर की बात करें तो -9 + 4 यानी कि ये बचेगा 10 के पावर -5 बचेगा, और इंटू फिर आगे ये हो जाएगा 10 30 अंश है, और 10 30 अंश का जो मान होता है ये होता है 1/2। 2 से यहाँ पर 20 कटेगा तो ये 10 बचेगा, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा 10 इंटू
10 के पावर यहाँ से हो जाएगा हमारा -5। इसको फिर हम अगर मानक रूप में लिखें तो ये मानक रूप में लिखने पर जो इसका वैल्यू होगा ये हो जाएगा हमारा टाउ बराबर, यहाँ से लिख देंगे टाउ बराबर 1 इंटू, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ लगा देंगे तो 1 इंटू ये बचेगा 10 के पावर -4 टाउ है। इसका मात्रक जो होता है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका मात्रक होगा हमारा न्यूटन, आपको मात्रक याद ही होगा, इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें बोला है ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁻7 कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। आगे इसमें पहले खंड में बोला है स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए। दूसरे खंड में बोला है क्या ऊन से पॉलीथीन में सनाहति का स्थानांतरण भी होता है। यहाँ पर एक नया शब्द आप देख रहे होंगे सनाहति, इसका मतलब वैसे आप पढ़े भी होंगे, लेकिन अगर आप में से कोई नहीं जानता है तो इसका मतलब हम बता देते हैं। इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है द्रव्यमान। तो आप याद रखिएगा, अगर नहीं जानते हैं तो चलिए आपके लिए अच्छी बात है, अगर जानते थे तब भी अच्छी बात है कि सनाहति का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो ये दूसरे खंड में बोला क्या ऊन से पॉलीथीन में सनाहत यानी कि द्रव्यमान का स्थानांतरण भी होता है। चलिए पहले हम पहले खंड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है आवेश का परिमाण दिया हुआ है, आवेश के परिमाण को हम क्यू से प्रदर्शित कर देते हैं। इसका मान है 3 × 10⁻⁻7 कूलाम। और उसके बाद अब हम एक एक खंडों को सॉल्व कर लेते हैं। पहले खंड में यहाँ पर बोला है स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। चलिए यहाँ से हम इसको थोड़ा लिखेंगे, टाइम लगेगा, काफ़ी कर लेते हैं, जल्दी थोड़ा हो जाएगा। ठीक, यहाँ से ये हो जाएगा, काफ़ी कर लेते हैं, लिख देंगे यहाँ पर स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हमें इसकी संख्या ज्ञात करनी थी। अब स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी, आवेशों की क्वांटम प्रकृति आप पढ़े ही हैं, वहाँ से हम इसका फार्मूला यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मतलब एन का मान हमको ज्ञात करना था शुरू में, तो यहाँ से ये हो जाएगा एन बराबर Q/E हो जाएगा। फार्मूला आप पढ़ेंगे Q इक्वल होता है NE, तो यहाँ से N बराबर हम लिख देंगे Q/E। अब यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे, Q का मान ये दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻7 और उसके बाद बटे E, इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। यानी कि मूल आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की मात्रा होती है उसे मूल आवेश कहते हैं। इसका मान ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब यहाँ पर अगर हम 3 में 1.6 से भाग करते हैं तो इसका वैल्यू लगभग 2 आएगा। यहाँ पे लिख देते हैं, मान लीजिए ये 1.5 के आसपास है तो यहाँ पर 2 निकटतम मान लिख देते हैं, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 10⁻, यहाँ पर -19 है, इसको ऊपर ले जाएंगे +19 हो जाएगा और 7 घटा देंगे तो यहाँ से 10 के पावर 12 बचेगा। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या और संख्या का कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए यहाँ पर हम नहीं लिख रहे हैं। एक बात और, यहाँ पर बोला था स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप क्वेश्चन पे केवल थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें बोला था कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁻7 कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। यानी कि जो पॉलीथीन था उस पर ऋणावेश है। और अगर एक यहाँ पे, चलिए यहाँ पर एक हम थोड़ा इसे रफली चित्र बना देते हैं जिससे कि आसानी से आप समझ जाओ। यहाँ पर एक हमारा ऊन है और दूसरा जो यहाँ पे दिया हुआ है ये पॉलीथीन है। चलिए दोनों को लिख देते हैं, ये हो गया पॉलीथीन हो गया। अब यहाँ पर जो पॉलीथीन पर आवेश की मात्रा दी हुई है, यहाँ पर इसको गोले में कर देते हैं, थोड़ा समझने में आसानी होगी। ये हमारा ऊन हो गया और दूसरा यहाँ पर दूसरा गोला बना देते हैं पॉलीथीन के लिए, ये पॉलीथीन हो गया। अब दोनों पर अगर हम आवेश की बात करें तो बोला था ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा इतने 3 × 10⁻⁻7 कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। यानी कि पॉलीथीन पर जो आवेश होगा ये ऋणावेश होगा, इस पर ऋणात्मक आवेश होगा, ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पर पॉलीथीन पर ऋणात्मक आवेश है, ऋणावेश हो गया है। और उसके बाद अगर हम ऊन की बात करें तो ये धनावेश हो गया है। अब इसका मतलब धनावेश कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन जो होगा हमारा ऊन से यहाँ पर पॉलीथीन में आएगा, तभी ये ऊन धनात्मक और उसके बाद पॉलीथीन ऋणात्मक होगा। यानी कि जो आवेशों का स्थानांतरण होगा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, ये ऊन से पॉलीथीन की तरफ होगा। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम फिगर से यहाँ पर प्रदर्शित कर दिए हैं। अब ये तो हमारा पहला आंसर हो गया। उसके बाद दूसरे, अब हम आगे के दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि इस खंड का जो दूसरा पार्ट है इसको भी देख लेते हैं। दूसरे पार्ट में है यानी कि बी में, इसमें क्या बोला है ध्यान दीजिएगा। बोला था क्या ऊन से पॉलीथीन में सनहद यानी कि द्रव्यमान का स्थानांतरण भी होता है। तो अगर ऊन से पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि द्रव्यमानों का भी स्थानांतरण होगा। यहाँ पे लिख देंगे हाँ। अगर आपको निकालना है कि कितने द्रव्यमान का स्थानांतरण हुआ तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर अगर ज्ञात करना, चलिए ज्ञात करके हम दिखा देते हैं। लिख देंगे स्थानांतरित द्रव्यमान, चलिए लिख देंगे स्थानांतरण या स्थानांतरित द्रव्यमान, स्थानांतरित द्रव्यमान। अब स्थानांतरित द्रव्यमान जो होगा यहाँ पर, अगर मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन गया होता तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर द्रव्यमान जाता, 2 इलेक्ट्रॉन गया होता तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर द्रव्यमान जाता है। अब यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन गए हैं उसका द्रव्यमान आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसको अगर हम यम से दिखा दें तो यहाँ पर यम बराबर हो जाएगा जितने इलेक्ट्रॉन गए हैं उसकी संख्या इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं यमी। यमी का मतलब होगा 1 इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान की, 1 इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा उसकी मात्रा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो इसकी संख्या हमको मिली है 2 × 10⁻12 मिला है। और 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की 1 इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है ये होता है लगभग 9 होता है, या फिर हम लिख देते हैं 9.1 × 10⁻31 kg होता है। अब यहाँ से गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे तो 9 का गुणा जब 9.1 में होगा तो ये हो जाएगा हमारा 2। उसके बाद यहाँ पर 2 का गुणा 1 में होगा 2 होगा, फिर 2 का गुणा 9 में होगा तो यहाँ से ये हो जाएगा 18। यानी कि यहाँ से मिल जाएगा 18.2 × 10 के पावर की बात करें तो यहाँ पर -31 और उसके बाद +12 है। यानी कि 1 में से 2 तो घटेगा नहीं, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 10 के पावर 9 और उसके बाद 2 बचा, 2 में से 1 घटेगा तो 1, यानी कि 10 के पावर हो जाएगा -19। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, मानक रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1.82 × 10 के पावर, ये एक अंक इधर आया, ये हो जाएगा हमारा, एक अंक इधर लाएंगे प्लस में बढ़ेगा तो 10 के पावर -18 बचेगा इतना। और उसके बाद मात्रक लिख देते हैं द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होगा, यानी कि 1.82 × 10⁻18 किलोग्राम द्रव्यमान का स्थानांतरण होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का दोनों पार्ट हो गया। पहले पार्ट में हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की कि कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, और दूसरे में हम उन स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान ज्ञात किए हैं। अब इससे आगे के जो शेष क्वेश्चन है उसको हम अगले पार्ट में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे।